एते जीवन भक्तिमय रस रंग संस्कृत बाद एगो बोरिंग सब्जेक्ट लग रहल छी सहसा करैत मैथिली बीच में सौंसे लोग तो हम बात करें कि अनमैन्ड सिस्टम रोबोट निश्चित रूप से बोरिंग है, लेकिन कनी काल छै दोसर बात एगो और छै जे नीक वक्ता छै से सब पहले बैठ चुकला हम सब बढ़िया बैठ छथिन तो उनका कोनो जरूरत नहीं रहे हमरा बाजब कम आबी है तो देखा जैसी बात हो। ये अनमैन्ड रोबोट एक रोबोट है जो 500 मीटर दूर से किसी भी आईडी को स्कैन करके उसमें से जो पावर सोर्स होता है सर्किट होता है उसको एम करने के बाद एक्सरे करके और वाटर के डिस्ट्रक्टर से 100 ml वाटर के साथ उसे डिफ्यूज कर सकता है। ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा रोबोट बनाया कन्फाइंड स्पेस रोबोट जिसका आपने वीडियो देखा होगा, जो एयरक्राफ्ट में रेलवे में कंपार्टमेंट में जाके मैं क्लेम करता था कि फर्श से लेके फैन तक किसी भी तरह के कंपार्टमेंट में बस में ट्रेन में एयरक्राफ्ट में कहीं से भी सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट को निकाल के उसे स्कैन करके उसके सर्किट को पावर सोर्स से जोड़ के ये बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। तीसरा प्रोजेक्ट जो मेरा है जो आप सब लोगों ने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, आप लोगों में से 3 इडियट मूवी कितने लोगों ने देखा है? तो 3 इडियट मूवी में कंट्रैप्शन था क्वाड्रप्टर का जिसको आजकल हम लोग ड्रोन कहते हैं, ठीक है? तो कुछ लड़के थे जो लेके फंस गए थे आईआईटी बॉम्बे के, वो हमारे पास आए और फिर हमने उस ड्रोन को फाइनल ये तक पहुंचाया और आज 2500 से ज्यादा वो रोबोट पूरे भारतवर्ष में इंडियन आर्मी के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा ड्रोन में मेरा एक छोटी दूसरी कंपनी की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो यहाँ एक वक्ता के रूप में आने वाले थे तो नहीं आए, उनके साथ हमारा एक ये हुआ, उन्होंने मल्टीकॉप्टर बनाया है और अभी उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो एक इंसान को बीमार सोल्जर को बैटलफील्ड से लेकर हॉस्पिटल तक डायरेक्ट पहुंचाता है। और इसका उन्होंने राजनाथ जी और प्राइम मिनिस्टर के निवास पे बिल्कुल पराशर जो आज नहीं आया, एक स्पीकर था मेरे पास है वही स्पीकर होगा, वो खुद ही देखिए कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं और मैं तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहता हूँ कि भाई ये नहीं करना चाहिए था उसे। एक कंपनी का मालिक खुद ही प्राइम मिनिस्टर के सामने उस रोबोट पे बैठ के पूरा और जाके दूसरी जगह और फिर लौटा। तो ये रोबोट इस तरह का रोबोट जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम अभी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखाता एक दूसरा चीज जो कर रहे हैं अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। अनमैन्ड सरफेस व्हीकल से हम लोग का मतलब होता है बोट, एक सबमरीन होता है, एक शिप होता है, एक बोट होता है। तो बोट को आप अनमैन्ड करते हैं, ऑटोनोमस करते हैं कि अगर मान लीजिए हम कृषि वाले फ्लड वाले एरिया में हैं या कहीं पे पानी का सोर्स है तो उसमें डैम है तो वहाँ कितना सिल्ट जम जाता है, किस तरह से पानी कितना होना चाहिए, साल भर का हम कैसे प्लानिंग करेंगे, इसके लिए एक हम लोगों ने अनमैन्ड सरफेस व्हीकल बनाया जो सोनार से स्कैनिंग करता है और बताता है कि कितना पानी कहाँ बचा हुआ है। हमारे अपने मैथिली हैं बेलमोहन के श्री अशोक कुमार ठाकुर जी जो सेंट्रल नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी जी उनसे बात किए थे, वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने भी उनके लिए ये बड़ा यूजफुल चीज है, यहाँ भी मिथिला के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है। तो अनमैन्ड सरफेस व्हीकल जब हम फ्लड की बात करते हैं, बाढ़ आती है, कोई गांव डूब रहा है, किसी को आपको हेल्प पहुंचाना है, पानी का बहाव बहुत तेज है, तो आप उस तरह पे एक बोट को, नाव को, उसमें जो भी आप सामान डालना चाहते हैं उसके साथ भेज दीजिए, रिमोटली कंट्रोल करिए, 5 किलोमीटर दूर तक रोबोट जाता जाएगा। अगर कोई डूबा हुआ डूब रहा है आदमी तो उसको आप लाइफ सेफ्टी जैकेट्स या जो भी आप देखना चाहते हैं वो कर लीजिए, वो पकड़ लेगा, फिर आप इसको खींच के ला सकते हैं। इसका हम लोगों ने अभी डिफेंस एक्सपो फरवरी में डेमोन्स्ट्रेट किया था अहमदाबाद में, झांसा भी वहाँ है तो वो जानते हैं, साबरमती रिवर फ्रंट पे हम लोगों ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो मुझे लगता है मिथिलांचल के लिए एक बड़ा ये हो सकता है, अच्छा चीज हो सकता है। उसके अलावा हमने
ड्रोन की बात की, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल की बात की। अब मैं अपने एक हीरो प्रोडक्ट की बात करता हूं जिसे यूएसओ हैंडलिंग रोबोट कहा जाता है। यूएसओ हैंडलिंग रोबोट का मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहा। अभी क्या हुआ कि रोबोट जो जब भी किसी भी इंडियन आर्मी या किसी चीज को लेती है, तो मैं एक चीज बताता हूँ, हमने 2 साल में 2.5 साल में एक रोबोट पहला दक्ष को डिजाइन किया और 8 साल उसे लगा उस रोबोट को आर्मी तक पहुंचने में। 8 साल तक आर्मी उसका ट्राई ही करती रही, उसके बाद उसको उसने इंड्यूस किया। और जब यूएक्सओ की बात करते हैं, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट, यूएक्सओ को होता है कि बड़ा बड़ा बॉम्ब है जो एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है, फटता नहीं है, या तो जानबूझ के नहीं फटता है, या किसी इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता है कि फट ना पड़े, तो उसको वो एक बहुत बड़ा हजार्ड होता है। आप लोगों ने कई सारा भुज मूवी देखा है किसी ने? भुज मूवी एक एयरफोर्स पे जिसमें रनवे के ऊपर एक बड़ा सा बॉम्ब गिरा हुआ देखा जाता है और उसको डिफ्यूज करने के लिए पूरा फिल्म उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो उस तरह के 1000 केजी तक के बॉम्ब को मेरा ये रोबोट 2 किलोमीटर दूर से डिफ्यूज करता है। हमने क्या किया, जेसीबी को, जेसीबी आप सब लोग जानते हैं, जेसीबी आप लोग जानते हैं, जेसीबी को हमने चल जाएगा क्या? जेसीबी को हमने तो चला दीजिए, जेसीबी को हमने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल में कन्वर्ट किया। जेसीबी को हम लोग दूर से रिमोटली ऑपरेट करते हैं। उसके ऊपर हमने एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग मशीन डाला जो 700 बार प्रेशर पर पानी से स्टील के सेल को 50 mm तक के सेल को पानी से काट के उसमें से फ्यूज निकाल देता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अलावा यूएस के पास भी 1000 केजी तक के लिए नहीं है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे हीरो प्रोडक्ट कहा। और ये अभी हजारों की संख्या में अगर हम बेचना चाहें तो यूक्रेन वार और रशिया वार की तरफ हम उसे बेच सकते हैं। चलिए, संयोग से स्लाइड आ गया, मैं जल्दी जल्दी में खत्म कर देता हूँ। तो ये अनमैन्ड सिस्टम, अगला स्लाइड प्लीज। यहाँ पे बाएं में आप देख रहे हैं आरोग्य दक्ष, जो मेरा पहला रोबोट था, जो आईडी है। दूसरा है सीबीआरएन आरोग्य। आप लोगों से बहुत को पता होगा कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन, न्यूक्लियर, इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स अब कोई भी टेररिस्ट प्लान कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये रोबोट बनाया था, जो जैसे मायापुर इंसिडेंट हुआ, किसी साइंटिस्ट ने गलती से रेडिएटिंग सब्सटेंस छोड़ दिया था, इससे कई लोग बीमार हो गए और उसको कुछ तरह के उसको कोई आदमी जाके अगर हटाएगा तो संभव नहीं है। इसीलिए हमने इस तरह का एक रोबोट बनाया जो कहीं पे अगर केमिकल का रिसाव होता है, टॉक्सिन का, बायोलॉजिकल सेंसर, बायोलॉजिकल इसका अगर रिसाव होता है या डर्टी बॉम्ब्स है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए सीबीआरएन रोबोट बनाया। यूएवी नेत्रा जो पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। जो 3 इडियट मूवी में आपने देखा वो ऐसा था, आजकल वो एकदम नीचे वाला जैसा दिख रहा है उसका स्तर दिखता है। ये आप 4 किलोमीटर दूर तक जाके इमेज देता है, कंटीन्यूअस ये करता है और सर्वेइंग कर सकते हैं या भी ड्रॉप कर सकते हैं, मेडिसिन ड्रॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं। ये यूएसओ हैंडलिंग रोबोट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब बालाकोट हुआ तो उस समय पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने बॉम्ब गिराया था। पाकिस्तान क्या कर सकता था, उसे तो हमें डरा सकता था, बॉम्ब यहाँ पे फोड़ नहीं सकता था, तो उसने 2 गिराया। एक बहुत बड़ा अपने आप में बात थी, अब उसे डिफ्यूज करना। तो उस समय हमारा ट्रायल जस्ट खत्म हुआ था और एयरफोर्स ने कहा नहीं भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, तुरंत भेजो, हम इसी से डिफ्यूज करेंगे और अपने आप उसके बाद ये इंड्यूस हो गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है आज तक इंडिया के। ये कन्फाइंड स्पेस सारोनी जो रेलवे के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर जाता है, ये सर्जन सारोनी है। ये ऑटोनोमस बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने आजकल वेब सीरीज ये क्या बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफी सारे आते हैं। स्पेशल ऑप्स अगर आपने देखा होगा तो ये रिंग को आपने देखा होगा व्हीकल को, जिसपे वो एकदम तेजी से भागते हैं, तो उसको हमने ऑटोनोमस बनाया है। देन उसके बाद ये ऑटोनोमस सर्वे व्हीकल जो ग्रीन वाला यहाँ देखते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, इस तरह का हम लोगों ने रोबोट बनाया है, जो बोट बनाया है, जो आपको किसी भी नेशनल ये डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फायर फाइटर रोबोट है, आग लगती है तो उसके लिए गलियों में तंग गलियों में इस तरह के रोबोट जाके आग को बुझा सकता है। नीचे इसके अलावा हम लोग ह्यूमनॉइड रोबोट पे काम करना शुरू किए हैं, जो आर्मी की शक्ल में रोबोट होगा, जो बैटलफील्ड में जाएगा, गोली भी चलाएगा, अपने कैजुअलिटी वाले अपने
अपने जो घायल सैनिक है उसको उठा के दिलाएगा, इस तरह के सारे काम वो करेगा। नीचे जो है वो सर्वेंट संजय हमने नाम दिया है, जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, जो लेग और व्हील दोनों है। तो इस तरह के इतने रोबोट्स हैं जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगला प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये रोबोट है, ये आपका CRI रोबोट है। नेक्स्ट प्लीज। ये यंत्र है जो आइडिया कोड वाला मैंने जो कहानी सुना है वो है ये। नेक्स्ट प्लीज। ये UXO एंड्रॉइड रोबोट है। देखिए किस तरह से इसमें पाँव में से फ्यूजी निकाल जाता है, पानी से कट करके, पानी के तेज धार में अब्रेसिव मिला के कट करके इसको डिपोज करते हैं। नेक्स्ट। ये एयरक्राफ्ट के अंदर से किस तरह से सस्पेक्टेड बॉम्ब था उसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकाल के लेके आया। नेक्स्ट प्लीज। ये सर्वेलेंस रोबोट है। जहां तहां अगर आप लोग देखते होंगे कि JNK में टेररिस्ट जाके किसी के घर में छुप जाता है, ताजमहल टाइप के सिनेरियो में, वहां ये रोबोट जाके लाइव इमेज देता है, साथ ही अगर 478 का TNT वहां छोड़ देता है, अगर जरूरत है तो ब्लास्ट करके सबको मार देता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें AK-47 से लेके MP5 से लेके PKT 7.62 सारे आर्मामेंट हमारा रोबोट चला सकता है, कहीं भी जाके आतंकवादी को या दुश्मन को मार सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इसे हम ग्रेनेड और मीडियम मशीन गन तक चला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जहां आजकल पत्थरबाजी बहुत हो रही थी JNK में, आजकल वो बंद हो गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने एयरफील्ड रोड ब्लॉकिंग करने के लिए और अपने पुलिस को बचाने के लिए इस तरह का हमने सेल डेवलप किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर इंटरेस्ट हो तो बताइएगा। अपने हाथ में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, किसी को पता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं कि कितना मूवमेंट हो सकता है? टोटल 24। आज तक नासा ने भी जो बनाया है उसका भी 16 से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हुआ है। मेरे स्टूडेंट और कलीग ने, जो मेरा साइंटिस्ट है और मेरा स्टूडेंट भी है, उसने ये रोबोट डेवलप किया। एक सिंगल बॉडी से, एक भी जॉइंट नहीं है इसमें, एक ही बॉडी अपने आप होती है, अपने आप खुलती है। 24 उस पे एक्चुएटर लगे हुए हैं, पूरे ह्यूमन फिंगर को हमने मिमिक किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये रोबोट, इसको जरा एक बार ये करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखना तो क्लिक हो, नहीं उससे नीचे नहीं हो रहा है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये रोबोट कैजुअलिटी को, कोई बीमार या मरा हुआ आदमी है तो उसको उठा के कैसे ला सकता है। इस तरह का हमको देखिए सॉलिड मॉडलिंग से लेके उसका FE एनालिसिस से लेके डायरेक्ट इन्वर्स कैलकुलेटिक्स, जो आप लोग नहीं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो समझेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाल के कि कहां से उठाना है। ये चीज मैं बोलता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सब नहीं सुना होगा, ठीक है? अगर मुझे इस पेट्रोल को यहां से पकड़ना है तो मैं ऐसे करता हूं, पकड़ लेता हूं, लेकिन अगर एक रोबोट को पकड़ना है तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले उसे ये कंसीव करना होता है कि मैं कहां हूं, ठीक है? इसको लोकलाइजेशन होते हैं। फिर उसको एनवायरनमेंट को परसीव करना होता है कि कहां पे क्या है, कहां क्या बट होगी, कहां नहीं होगा, कैसा ये ऑब्जेक्ट है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है? तो उसको परसेप्शन करते हैं। उसके बाद हजारों इसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे तो ठीक है, या यहाँ से पकड़ेंगे, या यहाँ से पकड़ के यहाँ से खोलेंगे। तो अगर किसी एक न्यूटन का, एक मुझे कहानी याद आ रही है कि किसी अंधे आदमी को अगर काला मुर्गा सिखाना हो, लाल मुर्गा सिखाना हो, जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है एक रोबोट से कोई छोटा काम करा लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेनफोर्स्ड लर्निंग किसी के लिए काम आता है, उसको बार बार सिखाना पड़ता है और उसे बार बार डांटना पड़ता है कि गलत हो गया, ये सही हो गया, और वो भी मशीन को सिखाना पड़ता है। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है जो आप लोगों को आगे चलकर नहीं करना है। जो न्यू जनरेशन में यही काम आएगा, और इसमें अगर हम लोग बहुत ही, जैसा इन्होंने कहा अभी हिमांशु जी ने, कि आप पहले सोचते हो, तो अगर आपने सोच लिया तो प्रस्तुति कर लेंगे। अगर आपने सोचा, मैं एक स्टेप आगे कहता हूँ कि अगर आप कुछ सोचते हो तो हो सकता है आप नहीं करोगे, कोई ना कोई और जरूर करेगा। और मैं जब कॉलेज में जाता हूँ, तो ये कहता हूँ कि मैं हमेशा सोचता था, मैं एक चीज बोलता हूँ, बचपन की एक कहानी, मैं गाँव से रहा हूँ, कोसी का फ्लडेड एरिया, 4 किलोमीटर हाई स्कूल, हम लोग बाद में पैंट को उठा के गमछा पहन के जाया करते थे, नाव पे बैठते थे,
माफ करिएगा, अगर उसमें लड़कियां बैठती तो पक्का नॉट मिलता था। तो हम लोग इसीलिए यूजुअली पैदल ही जाते थे, डूबते डूबते ऐसे करके। तो वहां पे हमारे मन में हमेशा एक विचार आता था कि काश एक ऐसी व्हीकल होती जो पानी के ऊपर अपने आप, कीचड़ के ऊपर अपने आप रोड बनाती जाती और उस पर दौड़ती चली जाती। और जब मैं 97 में DRDO ज्वाइन किया तो मैंने देखा वैसा ही एक प्रोजेक्ट वहां लोग कर रहे थे। 2 साल के बाद वो बन भी गया, उसके ऊपर से टैंक पास हो जाता, ठीक है ना, मैट अपना फोल्ड करता जाता और उसके ऊपर में टैंक भी पास हो जाता है। हमारे यहाँ से ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं हमारे लैब में जो 5 मिनट में 200 मीटर चौड़े नदी को, गंगा को या सतलज नदी, इंडस रिवर को, सिंधु रिवर को 5 मिनट में उसके ऊपर क्रॉस करके टैंक को फिर से ब्रिज को उठा के हटा लिया जाता है। तो अगर मैं यही कहता हूँ, जो मैं 8 महीने सोचा कोई कर रहा था, मैंने ऐसा कई बार देखा है। एक इनोवेशन का कोर्स था, हिमांशु साहब जिस तरह का कोर्स अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके घर में क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला मैच भी दिखना चाहिए, म्यूजिक भी दिखना चाहिए, 50 चीजें हमने सोची थी। आज सब के सब मोबाइल में है। मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो आप भी सोचिए, आप जो सोचेंगे वो तो या तो आप कर लेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई और जरूर करेगा। सोचते रहिए, बैठेगा वो बोल दीजिए। और एक चीज और है, हमारे पिताजी लिखते हैं लक्ष्य उसी का जो चलता है, ठीक है ना। लक्ष्य अगर आप बनाते हो तो अगर चलोगे तो लक्ष्य का मतलब है, अगर नहीं चलिएगा तो उस लक्ष्य का कोई मतलब नहीं है, बोल के चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप सोचिए, फिर उस पर गहन मनन करिए, फिर उसे एक्शन में कीजिए, जो हमारे हिमांशु सर ने कहा या जो अजय जी ने कहा, तो उस तरह से ही हमारी बातें आगे बढ़ती हैं। अगला पेज ये देखिए, ये चलता है क्या, एक बार यहाँ पे एक वीडियो आया था, इन पे जरा क्लिक करो तो नीचे वाले पे ये रोबोट जो है, मैं एक सिमुलेशन दिखाना चाह रहा था, नहीं छोड़, एक सिमुलेशन दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से हम लोग को सोचना पड़ता है कि सीढ़ी पे कैसे चलेगा, बड़ा सा पत्थर आ गया तो उस पे कैसे जाएगा, लकड़ी पे कैसे जाएगा। जंगल में तो दुश्मन आपके लिए रोड बना के उसके पीछे तो नहीं भागेगा ना, वो तो कहीं ऐसी जगह पे भागेगा जहाँ उसको छूटने का मौका हो, मुश्किल हो। तो अभी हम लोग ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो 95% जगह पे क्रॉस कर सके। कभी वो बंदर की तरह चलता है, अगर ये दिखा पाता मैं, तो कभी वो बंदर की तरह चलता है, कभी कुत्ते की तरह चलता है, कभी आदमी की तरह चलता है, कभी कार की तरह चलता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे यहाँ बहुत काम की चीज है। अगला प्लीज, अगला। मैंने टाइम बहुत खा लिया, इसलिए मैं लास्ट में जो जिसके लिए ये तो मैं अपनी बात बताया कि शायद ये नहीं बताता तो आप मुझे सुनते ही नहीं कि मैं क्या बात आ गया, ठीक है। तो अब मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। मैंने जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, मिथिला पहला स्ट्रेंथ है हमारा। स्ट्रेंथ क्या है? मैन पावर, यंग मैन पावर को क्या चाहिए? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। यहाँ के टीचर सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा से अच्छा करते हैं, अच्छा से बेड है। वो अगर आज के IT को मिला के ठीक से यहाँ के लोकल टीचर का हेल्प लेके, यहाँ के लोगों की जरूरतों को समझ के, जब मैं आया था तो मैं जब 12th में गया था सेंट साइंस कॉलेज में, तो उससे पहले मैं मैथिली लिया था और हिंदी लिया था, हिंदी मीडियम में पढ़ता था। आधा दिन तो किताब के हर एक पेज पे हिंदी का वर्ड मीनिंग लिखने में ही बीत गया हमारा मसला, पता नहीं चला कि ऐसे कब खत्म हो गया। तो यहाँ के नीड को समझ के, टेक्नोलॉजी समझने के लिए, साइंस समझने के लिए लैंग्वेज जरूरी नहीं। आपके मैथिली में भी अगर समझा दिया तो आप आइडिया प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करोगे, उसको कोई नहीं पूछ सकता। तो उससे समझ के और उस पर हमें काम करने की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। दूसरा हमने लिखा है एटेबल एंड फूड इंडस्ट्रीज पे काफी बात हो चुकी है कि मक्के का मखाना या मक्के का ये प्रोसेस फूड, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम प्रोसेस करके और बढ़िया से पैकेजिंग करके पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। तो ये एक हमारा जो है स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटी। मखाने के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमांशु जी मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था कि मखाना, देखिए मैंने पहले बोला कि रोबोट क्यों यूज करना जरूरत है लोगों को, भाई जहाँ डल हो, जहाँ डर्टी हो, जहाँ डेंजरस है वहाँ रोबोट यूज कर सकते हैं। और मखाना में तीनों चीज, तो मखाना इज द बेस्ट थिंग, जहाँ पे हम एक रोबोट बनाए जो जाके पानी के अंदर से उसके दाने को कांटेदार जल के नीचे मखाने के बीज को निकाल सके, उसको प्रोसेस कर सके और उसे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा कर बेच सके।
अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं हाथ जोड़ के उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये लिमिटेशन है कि मैं डीआरडीओ में हूँ तो मैं खुद को कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे को मैं गाइड कर सकता हूँ, वो बनाए करें, मैं उनके पीछे रहता हूँ। और ऐसे कई सारे लोग हिमांशु जी जानते हैं कि मैं ऐसे कई सारे लोगों को आगे बढ़ता हूँ और इसीलिए शायद मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं 26 तारीख को मैं गया था, आज मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था। अगला इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट से कहेंगे कि भाई ये तो क्या फालतू चीज़ बोल रहे हैं, हम गाना गा ही रहे हैं, हम फिल्म बना ही रहे हैं, ये नहीं रहे, तो प्लीज वैल्यू करिए ना। आप क्या कर गाने के नाम पे वल्गैरिज्म, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मेरे बेटे ने आज सवेरे जो कहा मुझसे, यही कहा कि पापा अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको ये करना है तो आप ये जरूर बोलिए कि लोग ये बताएं कि ब्रजभाषा कहाँ से आया, रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों ये बने, रविन्द्रनाथ टैगोर बने, क्योंकि उन्होंने मैथिली को आत्मसात किया, विद्यापति को आत्मसात किया। बंगाल में उस समय मुगल शासन था, अपने हिंदू कल्चर को, वैष्णव कल्चर को बढ़ावा देने वाला कोई नहीं था। वहां के विद्वान, वहां के लोग यहाँ आते थे, विद्यापति से प्रभावित हुए, चैतन्य प्रभु और ये सब विद्यापति से प्रभावित होकर वो वहां गए, और उसी के प्रभाव से विद्यापति जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी ब्रजभाषा, जो मैथिली प्लस बांग्ला मिलकर ब्रजभाषा कहलाती है। ठीक है, अपने आप पे गर्व करिए, अच्छा साहित्य दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैंने सवेरे मंडल मिश्र का नाम लिया, सब लोग जानते हैं मंडल मिश्र, सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि वो शंकराचार्य बने? बताइए, एक या दो लोग? मैं भी नहीं जानता था। ये सोचना पड़ेगा। अगर हम अपने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मंडल मिश्र का जिक्र करेंगे, पूरा फिल्म आप बताइए, लगे स्टोरी, एक लाइन को बोलिए, एक जगह मंडल मिश्र का जिक्र करिए कि उन्होंने किस तरह से सनातन धर्म को बचाया। याज्ञवल्क्य का नाम कितने लोग जानते हैं? प्रथम वेद के मंत्र दस्तक थे, भगवान के बाद पहला मनुष्य थे जिन्होंने ये वेद के ऋचाओं को कहा। लेकिन हम जानते हैं, हमें अपने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन चीजों को घुसाना होगा, तभी हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। इवेंट मैनेजमेंट, एक मित्र हमारे कोई लड़का इधर आके बोले थे कि मैं इवेंट मैनेजमेंट में कुछ करना चाहता हूँ, झांसा के पास आए थे। तो ठीक है, ये बड़ा फील्ड है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आईटी, सिक्योरिटी इंडस्ट्री, सिक्योरिटी से बिहार का सब दरवान करिएगा, उससे आगे सोचिए। विजिलेंस, कैमरा, ड्रोन, जैसे सर ने अभी कहा, हजारों चीजें हैं जहां पे हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सोच वैसी है कि अगर हम ड्रोन को, सर मेरे मित्र को कोई भी आदमी बंदूक की गोली से नहीं छुपा सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी को ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई मार रहा है, अगर कोई, तो हमारे पास इस तरह का सोच है, हम अगर चाहें तो हम निश्चित रूप से इधर हम काफी काम कर सकते हैं सिक्योरिटी की तरफ में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, आज 2 मिनट मुझे माफ करना। एक बार हमारे मित्र थे, दिल्ली में थे, एसीपी के सहयोग से, तो गए खाने में, तो दरोगा जी ने बोला कि 4 बिहारी को बुलाओ, कुर्सी लेकर आए। तो हमारे मित्र ने बोला कि नहीं, 3 ही को बुलाने हैं किधर ही। तो ये होनी चाहिए अपने में कि भाई मैं बिहारी हूँ, मेरे बिहारी वालों को, बिहारियों को तो अपमान नहीं कर सकते। ये चीज अपने अंदर भर के रखें, कूट के रखें। नेक्स्ट हमारा एस्टेंस क्या है? वाटर बॉडीज, जिसको आज तक सब लोग बार बार कहते हैं, सर कहते हैं। पूना में अपने विनोद नारायण जी आए थे जब वो ये चीफ मिनिस्टर थे, मैंने ऐसा ही एक कार्यक्रम विकास मंच की तरफ से किया था। उन्होंने बोला था कि सिर्फ पानी है, सिर्फ रोड है, निगेटिव थॉट में जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि अगर आप वाटर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी है, बोट्स है, अनेक तरह की चीजें हैं जिसे आप बर्ड सेंचुरी या वाटर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। सरफेस टेकल का हम फिर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रायल करने के लिए हमें लाखों रुपए देने पड़ते हैं, जिसके तालाब होते हैं या डैम होते हैं। यहाँ तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट बेस्ड इंडस्ट्री, फ्लड पे जितना हमारा मास्टरी हम जितने भोगते हैं, हम सबसे अच्छा ये हम दे सकते हैं। पैकेज ड्रिंक्स,
हमारे पास कितने सारे फ्रूट्स हैं, इतने ये हैं, पानी का प्लेंटी ऑफ पानी है, इधर हम काम यूज कर सकते हैं। वाटर बेस्ड एग्रीकल्चर, मखाना हुआ, उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, सारूल बोलते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि नहीं, बलदोका होता है, भेंट होता है, सारूल होता है, हजारों ऐसी चीजें हैं जो वाटर बेस्ड जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। पावर जनरेशन, क्या माइक्रो सर जहां से आते हैं झांसा, वहां तो हर एक कदम पे एक डैम छोटा छोटा बना दिया, जिसका खुद का पानी नहीं है वो डैम बनाया जा रहा है, हम पानी से पानी ही पानी है और डैम नहीं बना। देन सोलर एनर्जी का जिक्र किया था। फर्टाइल एंड नीड बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ नीड बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसकी जरूरत है वही प्रोड्यूस करिए ना। गेहूं हमेशा प्रोड्यूस करते रहे, खेसारी प्रोड्यूस करते रहे, कोई कुछ लेना वाला नहीं। अगर आप गेहूं का जमाना चला गया, मक्का आया तो मक्का ही बेचिए ना, सूर्यमुखी ही बेचिए ना, पेट्रोलियम वाला ही करिए ना। लैंड का सेग्रीगेशन करिए, कहाँ लैंड करना है, कहाँ नहीं करना है, इस तरह का सेग्रीगेशन जरूरी है। Environmental friendly industries, that is also very important। पूरा गड्ढा कर करके पूरा ईंट निकाल दीजिएगा, मेरे ससुर जी को गड्ढा वाला है, जानते हैं किस तरह का चीज हो रहा है, जेसीबी से इतना गड्ढा खोद देता है, जहाँ बच्चे लुढ़क के उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस पे आपको काम करना होगा, जमीन को बचाना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। देन एनिमल हस्बेंड्री और लास्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। पुणे में जो पुणे से है वो जानते हैं, वहाँ पे क्या है सर, मिथिला लिट्टी या क्या है, मिथिला मखाना क्या है, एक भागलपुर का एक जोड़ी है जिसने यहाँ से लिट्टी, मखाना, दलोरी, अलोरी, ये सब अचार ये करके करोड़ों रुपया ये कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्म, दूसरा हर एक चीज को बोल दीजिए कि ऑर्गेनिक है, खाद मत दीजिए जिसका दाम 20 रुपये है और 100 रुपये का बिकेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात की, जिसमें आप सोलर फार्मिंग, सिविल वर्क्स, यहाँ मैं आता हूँ। अब दूसरे तरफ भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। फिटनेस, मैन पावर, इंडिसिप्लिन, आर्मी, क्वेश्चन पूछिए अपने आप को, आंसर खुद मिलेगा। लोग कहते हैं कि सरकार में बड़ी चोरी है, अफसर बड़े चोर हैं, ठीक है। समाज का आईना ही नेता होता है, समाज का आईना ही अफसर। मेरा यही कहना है, अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो मिथिला डिसिप्लिन होगा, फिर इंडस्ट्रीज भी आएगी, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। वो ये नहीं कहेगा कि बिहारी है